Hello students, welcome to my YouTube channel and this is Sunny Dev and today I am going to start the next topic of resource and development of class 10th geography and the topic is soil erosion and conservation. Soil erosion and conservation. तो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि किस प्रकार से सॉइल का जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बनावट जो है स्ट्रक्चर के आधार पे, फॉर्मेशन के आधार पे, कलर के आधार पे, टेक्सचर के आधार पे जनरली टाइप्स जो थे सॉइल के वो थे 6। ओके, तो बात करते हैं आज कि जो सॉइल इरोजन क्या है, कंजर्वेशन क्या है। तो सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक चीज बताया था मैंने, लैंड डिग्रेडेशन, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सॉइल कंजर्वेशन। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पहले हम देख लेते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो सॉइल इरोजन है और जो लैंड डिग्रेडेशन है वो दोनों सेम है। सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन दोनों सेम है, बट दीज आर नॉट सेम, दीज आर डिफरेंट। कैसे? कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंस भी है। तो सिमिलर सबसे पहले देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी क्या है? तो ये दोनों में क्या होता है, सिमिलरिटी की बात करते हैं तो दोनों में लूज फर्टिलिटी होता है। फर्टाइल जो सॉइल है तो क्या होता है, जो फर्टिलिटी है ये दोनों में लूज करता है। तो लैंड डिग्रेडेशन में क्या है कि सिर्फ फर्टिलिटी लूज करता है, सिर्फ फर्टिलिटी लूज करता है, यानी कि जो लैंड फर्टाइल था वो फर्टाइल नहीं रहता है। जबकि ये सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो इसमें लूज फर्टिलिटी कैसे होता है, जो फर्टिलिटी है वो लूज कैसे होता है। ऊपर तो क्लियर होगा कि फर्टिलिटी लूज करेगा बट सॉइल जो है वहीं पर रहेगा, लेकिन जो सॉइल इरोजन है उसमें जो फर्टिलिटी लूज करने का मतलब हो गया कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। इसका मतलब क्या हो गया कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। तो इसमें फर्टिलिटी जो लूज करती है वो टॉप सॉइल क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस रिमूव कर जाता है। जबकि लैंड डिग्रेडेशन में सॉइल रिमूव नहीं करता है, सॉइल एक ही जगह पर रहता है, उसकी फर्टाइल प्लेन क्या होती है वो खत्म हो जाती है। और सॉइल मतलब कि अब ये खत्म होने का तरीका क्या है, लैंड डिग्रेडेशन में ये खत्म होने का तरीका, जो फर्टिलिटी लूज करने का तरीका है कि सॉइल इरोजन के द्वारा भी हो सकता है और भी अदर मेथड्स भी है। लेकिन हम कहेंगे सॉइल इरोजन में पेस्टिसाइड्स डालें, तो पेस्टिसाइड्स के डाले, पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स यूज किए, फर्टिलाइजर्स यूज किए, तो इसके माध्यम से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो लूज करती है। तो उसको हम सॉइल इरोजन नहीं बोल सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन बोल सकते हैं लेकिन सॉइल इरोजन नहीं बोल सकते। लेकिन लैंड की फर्टिलिटी घटती है उस मेथड से भी, और सॉइल का जो अपर लेयर है वो रिमूव कर जाता है, तो उसके कारण भी लैंड की फर्टिलिटी कम होती है। तो वहां पर लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, सॉइल इरोजन भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, कुछ हद तक डिफरेंस भी है। इस सॉइल इरोजन को लैंड डिग्रेडेशन हम कर सकते हैं, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन को सॉइल इरोजन हर एक कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि पेस्टिसाइड्स यूज किए, वीडिसाइड्स यूज किए, या तो फिर लॉगिंग हो गया, लीचिंग प्रोसेस के कारण भी जो फर्टिलिटी होती है वो लूज कर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम सॉइल इरोजन बोलेंगे, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन होगा। क्लियर है? तो सॉइल इरोजन का मतलब हो गया कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द, अब मूव होगा तो क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर जाएगा, यानी कि मूवमेंट होगा। तो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर सॉइल जो है फर्टाइल का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सॉइल इरोजन। क्लियर हो गया? अब इस सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है कि अब एक चीज यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन जो हो गया, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस और
और क्या है इरोजनल प्रोसेस, इसको हम कह सकते हैं कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सॉइल इरोजनल प्रोसेस, ये दोनों जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये दोनों क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कौन कौन, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सॉइल इरोजन प्रोसेस। तो ये दो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है कि सॉइल एक जगह से इरोडेड होगा, इरोजन उसका होगा, और वो क्या होगा कि जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं उस एजेंट्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा और वहां पर इसका डिपोजिट होगा, यानी कि सॉइल फॉर्म होगा। एक जगह से रिमूव कर गया और दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। लेकिन कुछ जो फैक्टर्स है, कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसके काम ये जो प्रोसेस होता है तो ये बैलेंस में रहता है। ये जो प्रोसेस क्या होता है, ये बैलेंस में है। तो कहता है कि इसी दोनों प्रोसेस का जो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। होता क्या है कि ये दोनों अब डिस्टर्ब होने का कारण क्या है कि ये दोनों जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये दोनों प्रोसेस का डिस्टर्ब होने का कारण क्या है। डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा कारण है एक्सटर्नल फैक्टर्स, और उस एक्सटर्नल फैक्टर्स में नेचुरल फैक्टर्स भी है और ह्यूमन फैक्टर्स भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या है सॉइल इरोजन के बारे में। ओके, सॉइल इरोजन का जो एक्सटर्नल में सॉइल इरोजन का जो फैक्टर्स है उसके बारे में देखते हैं कि जो मेजर फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है वो है जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट, वाटर, दूसरा है विंड, वाटर और विंड। तो वाटर इरोजन इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं विंड इरोजन। कि वाटर के द्वारा जो इरोजन का प्रोसेस होता है उसको वाटर इरोजन कहा जाता है, और जो विंड के द्वारा होता है उसको विंड इरोजन कहा जाता है। यानी कि वाटर एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर से, एजेंट से, जिसके कारण सॉइल इरोडेड हो रहा है। वाटर क्या है, वाटर एक इंपॉर्टेंट एजेंट है, वाटर एक इंपॉर्टेंट एजेंट है, पावरफुल एजेंट है। किसका, सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन वाटर के द्वारा कैसे होता है, इसको मेनली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 रिल इरोजन, सॉरी शीट इरोजन। नंबर 2 रिल इरोजन। नंबर 3 गली इरोजन। ये मेन 3 टाइप के इरोजन है, शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। शीट इरोजन का मतलब हो गया, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये मैंने एक शीट लिया, ठीक है, ये मैंने एक शीट लिया, क्लियर दिख रहा है कि शीट, अब ये पूरा शीट है। अब ये शीट मतलब पेपर शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज एरिया, लैंड जो है एक लार्ज एरिया, एक लार्ज प्लेन, देखिए ये दिया हुआ है, एक लार्ज एरिया में जहां पर वेजिटेशन कवर नहीं है, जहां पे वेजिटेशन कवर नहीं है, लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन से, प्लांट्स है, ट्रीज है, ये सब नहीं है, तो उस एरिया में क्या होता है कि ये तो पूरा ओपन एरिया हो गया। और जब रेनफॉल होती है, क्या होती है, रेनफॉल, और रेनफॉल होने के कारण क्या होता है कि ये पूरा एरिया से वाटर रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ इसको बोलते हैं, कि वाटर फ्लो करता है। अब रेनफॉल की जो बारिश के कारण जो यहाँ पर वाटर जमा होगा, पानी जमा होगा, ये पानी बह करके क्या होगा, जिस ओर स्लोप ज्यादा होगा, ढलान ज्यादा होगा, उस ओर पानी बह करके जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये जो एरिया है, इस एरिया का स्लोप, मान लो कि स्लोप इस साइड, स्लोप इसका है, ठीक है, रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल होने के कारण ये टोटल जो सरफेस रन ऑफ रोकने वाला कोई नहीं है। देखते होंगे कि चिकना जो है स्मूथ सरफेस है, वहाँ पर जैसे ही पानी डालते हैं तो पूरा स्पीड से बाहर निकलता है, मतलब उसका जो सरफेस रन ऑफ है, यानी कि वाटर का जो फ्लो है, उसको लोग बोलते हैं क्या है, सरफेस रन ऑफ। इस सरफेस रन ऑफ क्या होता है, बढ़ जाता है। वाटर का जो फ्लो है वो क्या होता है,
वो यहाँ से ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि नेचुरल वेजिटेशन होता तो उसके लिप्स गिरते, प्लांट्स का जो क्या है लिप्स नीचे गिरते जमीन पे, और उसके कारण पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता, और कम होने के कारण जो है धीरे धीरे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता, तो वो क्या होता है यानी कि सिंकिंग डाउन हो जाता, वाटर सिंकिंग कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा नहीं होने के कारण सरफेस रनऑफ तेज होता है, और सरफेस रनऑफ तेज होने के कारण एक लार्ज एरिया से, एक लार्ज प्लेन एरिया से वाटर इरोडेड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीट इरोजन। क्या बोलते हैं? सीट इरोजन कहा जाता है। और ये जनरली ऐसा इरोजन कहाँ देखने को मिलता है? ये प्लेन रीजन में। कहाँ देखने को मिलता है? प्लेन रीजन में। उसके बाद कहता है कि रिल इरोजन। रिल इरोजन का मतलब हो गया कि जहाँ पे फिंगर शेप में, जैसे यहाँ पे अब ये हो गया मान लो कि पूरा लैंड है, और इस तरह से क्या हुआ, अब देखिए इस तरह जस्ट लाइक यानी कि छोटे छोटे नाली बन जाता है। रिल इरोजन में क्या होता है कि रिल इरोजन में छोटे छोटे नाली बन जाता है, और नाली बनने के कारण क्या होता है कि जो फिंगर लाइक रिल्स बन जाता है। कैसा बन जाता है? फिंगर शेप में। जैसे कि यदि हम मिट्टी पर, एक तालाब भरा हुआ मिट्टी है, सॉइल है, और उसके ऊपर हम फिंगर को इस तरह से चलाते हैं तो ये जस्ट लाइक जो शेप बनता है, तो उसी प्रकार के पतला पतला शेप में क्या होता है, वाटर फ्लो होने के कारण वो एक नाली टाइप का बन जाता है, छोटा छोटा फिंगर शेप में, और वहां से वाटर इरोडेड होने के बाद ही नाली टाइप का बनता है। रिल इरोजन, रिल फिंगर टाइप का रिल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको लोग बोलते हैं रिल इरोजन कहा जाता है। ओके, और ये क्या होता है कि यही जो रिल्स है छोटे छोटे फिंगर शेप में बन रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, वाइड होते जाता है, और चौड़ा होने का काम धीरे धीरे क्या होता है, एक लार्ज रेविन के रूप में बन जाता है। गली रेविन, गली को रेविन बोलते हैं। रेविन का मतलब क्या होता है? तो बड़ा बड़ा नाला की तरह बन जाता है, बहुत गहरा, 2 मीटर 3 मीटर गड्ढे, मतलब कि 2 मीटर 3 मीटर डीप नाला के टाइप के बन जाता है रेविन। यही फिंगर जब, अब देखिए कि मान लीजिए कि ये फिंगर यहाँ से एक देखिए एक शेप बन गया, पानी यहाँ से क्या होता है, बह सकता है पानी। अब ये पानी यहाँ से बह रहा है, यदि इसको हम नहीं रोकेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, फ्लो वाटर का तेज होते जाएगा, और साइड का जो सॉइल है वो इरोडेड होते जाएगा, और यही इरोडेड होते 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 क्या होगा, ये जब डीप और वाइड रेविन बन जाएगा, गहरा और चौड़ा, और रेविन बनने के बाद क्या होगा कि गली शेप हो जाएगा, गली रेविन इसको बोलते हैं। और इसी गली रेविन को हम लोग क्या बोलते हैं, गली इरोजन कहते हैं। जैसे ये सब जनरली मध्य प्रदेश के जो चंबल के साइड में है, ये सब बहुत देखने को मिलता है। इसके कारण बैडलैंड टोपोग्राफी बन जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी का मतलब हो गया क्या, वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है वो लगभग ना के बराबर होगा, यानी कि पूरा जो फर्टाइल प्लेन पूरा एरिया में था वहाँ पर बहुत सारे रेविन बन चुका है, यानी कि जो रेविन बन गया है मतलब जो वहाँ का जो यील्ड ऑफ क्रॉप है, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि फर्टाइल प्लेन ही खत्म हो चुका है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। और ये जनरली मध्य प्रदेश में गली इरोजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और गली इरोजन के कारण क्या है, वहाँ पर जैसे कि बहुत सारे सुने होंगे नाम, चंबल का टाकू, चंबल का लुटेरा, चंबल का डकैत, चंबल का आतंक। तो ये सब चंबल का क्यों बोलते हैं कि जो चंबल का रीजन है जहाँ पे डीप रेविन बन गया है, और ऐसी रेविन के कारण क्या हो गया है कि वहाँ पर लुटेरों के, डाकुओं को छुपने की जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बीहर। हिंदी में एक वर्ड आता है उसको लोग बोलते हैं बीहर। ये बीहर क्या बन गया, वही बैडलैंड टोपोग्राफी जो है मध्य प्रदेश में, उसी को लोग बीहर के नाम से भी जानते हैं। जंगलों में बीहर जंगल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या हो गया, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद कहता है कि विंड इरोजन में क्या आता है, फिर देखते हैं विंड इरोजन। तो विंड इज ऑल्सो पावरफुल एजेंट। सॉइल इरोजन का एक क्या है कि विंड भी एक पावरफुल एजेंट है, और इस विंड के कारण जैसे क्या होता है कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में, एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो फर्टाइल फाइन पार्टिकल्स है, वो विंड के कारण क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स पूरा धूल टाइप के बन जाता है, क्योंकि सूखा है, पानी नहीं है, एरिड रीजन है जहाँ पर वेजिटेशन कवर नहीं है, और नहीं होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो प्लेन में धूल टाइप के बन जाता है फाइन पार्टिकल्स,
उसको विंड के कारण क्या होता है कि जो विंड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो डेजर्ट एरिया से, यानी कि वो उस रीजन से, एरिड रीजन से वो मूवमेंट हो जाता है, और मूवमेंट होकर जो प्लेन रीजन है वहां पर आकर के डिपोजिट हो जाता है। तो इस प्रकार से डिजर्टिफिकेशन हो जाता है उस एरिया का जहां से मूवमेंट हुआ। और डिजर्टिफिकेशन होने जाने के कारण क्या होता है कि इसका जो है लगभग फर्टिलिटी पूरा समाप्त ही हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये जनरली जो डिजर्ट एरिया जहां पर हम लोग थार डिजर्ट बोलते हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो थार डिजर्ट नहीं था, वहां पर हरे भरे जंगल हुआ करता था। और वही क्या हुआ कि एक तो हिमालय फॉर्मेशन हो गया, विंड का आना बंद हो गया, रेनफॉल बंद हो गया, और धीरे धीरे क्या हो गया कि विंड जब डायरेक्शन चेंज किया तो जो डिजर्ट था वहां से जो विंड मूवमेंट नॉर्दर्न प्लेन की ओर हो गया। और इसके कारण से क्या हुआ कि वहां से जो फाइन पार्टिकल से वो नॉर्दर्न प्लेन में डिपॉजिट होते गया, और जो राजस्थान वाला एरिया है पूरा थार डेजर्ट जो है पूरा डिजर्टिफाइड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से विंड भी एक मूवमेंट। और क्या होता है कि जब ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या है? ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है कि जानवरों को एक ही जमीन पर बार बार चराने के लिए ले जाते हैं। तो जो छोटे छोटे ग्रासेस जो होते हैं कि जब मुंह से कट करते हैं तो ठीक है, कुछ बड़े बड़े ग्रासेस तो यहाँ से कट कर लिए, फिर दोबारा उसी के ऊपर हम ग्रेजिंग के लिए ले जाएंगे तो फिर यहाँ से कट हो जाएगा, फिर कट हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि छोटा छोटा बचेगा ग्रासेस, और फिर हम जब ग्रेजिंग के लिए उसी लैंड पर ले जाएंगे तो क्या होगा कि अब छोटा हो चुका है, जैसे ही अपने दांतों के नीचे जानवर उसको दबाएंगे, जो एनिमल से, कैटल से, जैसे ही उस ग्रासेस का जो छोटा छोटा पार्ट हो गया उसको मुंह में दबाएंगे तो वो कटने लायक नहीं रहता कि दांत से कट सके। और वो क्या होता है, वो मिट्टी जो सॉइल है, सॉइल के साथ ही वो बाहर निकल आता है ग्रासेस। और इस प्रकार से क्या होता है कि वही पूरा धूल टाइप के फाइन पार्टिकल्स बन जाता है, और विंड के कारण उसी का मूवमेंट वन प्लेस टू द अनदर हो जाता है। तो ये था नेचुरल फैक्टर्स। ये क्या था? ये था नेचुरल फैक्टर्स। अब कुछ कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी है। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या है कि फॉल्टी मेथड जो है एग्रीकल्चर का, एक तो बताए ओवरग्रेजिंग अभी किस तरह से काम करता है, दूसरा होगा डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन फैक्टर्स, तो वो क्या? डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद हो गया दूसरा में फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे माइनिंग एक्टिविटीज के कारण जो वेस्ट मटेरियल से, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल से उसको डाल देने से होता है सॉइल इरोजन, तो गलत सोच रहे हैं। उसको डाल देने से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ना कि सॉइल इरोजन होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फॉल्टी मेथड में आ गया पेस्टिसाइड्स, हाई डोज में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स ये सब यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। तो ये सब सोच रहे हैं कि एक कारण बनता है सॉइल इरोजन का, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। सॉइल इरोजन, इरोजन में मतलब होता है मूवमेंट। अब डिफॉरेस्टेशन होता है, ये डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है बताते हैं। ये जो दिख रहा है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इस डिफॉरेस्टेशन का मतलब जब जंगलों की कटाई ऑन द लार्ज स्केल करेंगे तो होगा क्या, जो सरफेस रन ऑफ की बात अभी कर रहे थे, वो सरफेस रन ऑफ तेज हो जाएगा। और जब सरफेस रन ऑफ तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो सॉइल इरोडेड होगा। ठीक है, फिर कहता है फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, इससे हम लोग टेरेस फार्मिंग की खेती करते हैं। तो टेरेस फार्मिंग की खेती करते हैं, बंडिंग ना करना चाहिए। बंडिंग मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग मेड़ बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं मेड़। तो ये बॉन्डिंग जो होता है, ये क्या होता है कि जैसे खेत हो गया, ये खेत हो गया, तो खेत के मिट्टी का डैम टाइप का एक बैरियर बना देते हैं, एम्बैंकमेंट। क्या बना देते हैं कि अब ये खेत है, अब बाउंड्री पर चारों तरफ हम एम्बैंकमेंट बना दिए। क्या बना दिया? एम्बैंकमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं बैरियर, या तो बंडिंग बोलते हैं, डैम टाइप के बन जाता है। इसको इसलिए बना देते हैं कि ताकि वाटर जो है इसका इधर से नीचे, अब क्या है कि अब ये क्या है, इस प्रकार से जो बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है
स्टेप बाय स्टेप बना के खेती करते हैं हम लोग, टेरेस बनाया हुआ है। यदि हम टेरेस पे ये बंडिंग नहीं बनाएंगे हिली रीजन में, तो क्या हुआ कि बंडिंग नहीं बनाएगा तो यहाँ से पानी नीचे सीधे गिरेगा। जब पानी सीधा डायरेक्टली नीचे गिरेगा तो क्या होगा, तो वो इरोडेड हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, इरोडेड हो जाएगा, इरोजन बढ़ जाएगा। फिर क्या करता है कि जुताई हम लोग प्लोइंग करते हैं, तो प्लोइंग स्लोप के पैरेलल नहीं करना चाहिए। जैसे खेत मान लो कि इस तरह से खेत स्लोप की साइड में है, यदि हम इसी साइड में खेती ऐसे ऐसे जुताई कर रहे हैं तो क्या आता है कि बीच में जो जुताई करने के बाद जब प्लोइंग करते हैं बीच में गैप बन जाता है, और उस गैप में जैसे ही पानी डालेंगे तो पानी बहकर यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। इसीलिए स्लोप के पैरेलल नहीं हम खेती करते हैं, ऐसे जुताई करेंगे। और ऐसे जुताई करने के बाद क्या होगा, स्लोप खेत का इस साइड है, आज जुताई हम ऐसे कर रहे हैं, तो देखिए जुताई करने के बाद क्या होगा कि ये जो दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, अब ऐसे जुताई करेंगे तो एक गैप बन जाएगा, तो पानी जब डालेंगे तो ये गैप में रुकेगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, लेकिन जो सरफेस रन ऑफ है वो कम हो जाता है। इस प्रकार सॉइल इरोजन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मेथड्स को यूज नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसका इफेक्ट्स तो समझ में आ गया, क्या क्या इफेक्ट्स है सॉइल इरोजन का। बर्डलैंड टोपोग्राफी में डेकेड्स के लिए ये सब हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन का, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, कहता है सॉइल कंजर्वेशन एक प्रकार से मेथोडोलॉजी है। सॉइल कंजर्वेशन क्या है कि एक मतलब कि जो सॉइल कंजर्वेशन क्या है कि इज ए मेथोडोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, इस सॉइल कंजर्वेशन एक मेथोडोलॉजी है, किस लिए, तो जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए, और क्या है, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाने और सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यू बनाए रखने के लिए जो मेथोडोलॉजी है, जो मेथड्स अप्लाई करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, उसी को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है, ताकि वो इम्प्रूव कर सके, जो सॉइल की फर्टिलिटी है बचा करके जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव कर सके। क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जितने भी लाइफ है वो सभी पॉसिबल किस पर है, किस पर डिपेंडेंट है, वो लाइफ जो पॉसिबल है उस सॉइल के कारण ही पॉसिबल है। प्लांट से ग्रो करेगा सॉइल से, एनिमल्स डिपेंडेंट सॉइल पे, ह्यूमन डिपेंडेंट सॉइल पे, क्योंकि क्यों, जैसे कि ह्यूमन और जो एनिमल्स है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और प्लांट्स डिपेंडेंट है सॉइल पे। यानी कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लाइफ है वो सब रिलेटेड किससे है, सॉइल से। इसीलिए सॉइल का कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। और सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए, चेक मतलब कंट्रोल करने के लिए ये मेथड्स कौन कौन से अपनाएंगे, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेथड्स क्या है सॉइल कंजर्वेशन का। मेथड्स टू चेक सॉइल इरोजन, या तो हम इसे कह सकते हैं कि और इसे हम बोल सकते हैं कि मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब ये क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो सबसे नंबर 1 में लिखते हैं एफॉरेस्टेशन। क्लियर हो गया कि नंबर 1 हो गया एफॉरेस्टेशन। नंबर 2 की बात करते हैं तो हो गया काउंटर बंडिंग, टेरेस फार्मिंग, उसके बाद हम लोग बोलते हैं काउंटर प्लोइंग, क्या हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, काउंटर
फ्लोइंग। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि ओवर ग्रेजिंग, टू चेक ओवर ग्रेजिंग, टू चेक ओवर ग्रेजिंग। फिर हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन डैम्स, कंस्ट्रक्शन डैम्स, रॉक डैम्स को बोल सकते हैं लोग, रॉक डैम, कंस्ट्रक्शन रॉक डैम। फिर हम लोग बोलते हैं प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग, बाइंडिंग लीगल बाइंडिंग और प्रिवेंटिव, इसको ऐसे लिख दीजिए कि लीगल बाइंडिंग ऑन झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन। उसके बाद है स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो होता क्या है, मैं एक दो हम बता देते हैं कंजर्वेशन सॉइल को कैसे करेंगे। तो सिर्फ सॉइल इरोजन को कंजर्वेशन नहीं, सॉइल इरोजन के साथ साथ कंजर्व भी करना है, फर्टिलिटी को घटने से बचाना है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्टेशन। ऑलरेडी अभी डिस्कस किए हैं कि जितना हो सके प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज ऑन दैट एरियाज वेयर प्रीवियसली ट्रीज आर नॉट फाउंड, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे ट्रीज पहले से नहीं पाया जाता है, यानी कि जहाँ से अवेलेबल ट्री का है, प्रीवियसली ट्रीज आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पर ट्रीज प्रीवियसली अवेलेबल नहीं है उस जगह पे हम अधिक से अधिक प्लांट्स ट्री जो है लगाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, ताकि जो सरफेस रन ऑफ है वो कम हो सके। फिर होता है काउंटर बंडिंग। तो क्या ये बता दें टेरेस फार्मिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि सरफेस रन ऑफ को कम करने के लिए हिली रीजन में, माउंटेनियस रीजन में, हिली रीजन में टेरेस स्टेप जैसे होता है ना कि सीढ़ी जो हम लोग देखते हैं कि स्टेप, तो ये स्टेप जैसे एक स्टेप यहाँ होगा, एक स्टेप यहाँ, खेत ऐसे है, यदि हम ऐसे जुताई करेंगे सरफेस जो अगर हम क्या होगा बढ़ जाएगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ना देते हैं और वंडिंग कर देते हैं, काउंटर वंडिंग कर देते हैं, ताकि जो वाटर का क्या है कि वाटर यहाँ से बढ़े, तो बढ़ने के बाद फिर सीधा इस प्रकार गिरे, फिर नीचे गिरे, यानी कि सीधा स्लोप नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक जगह से पानी निकालते हैं बाहर और क्या करते हैं काउंटर वंडिंग बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद काउंटर प्लोइंग, अभी बता रहे थे कि जो खेत की जुताई करेंगे वो खेतों के स्लोप के पैरेलल नहीं बल्कि इसके हॉरिजॉन्टल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये स्लोप हो गया तो खेतों की जुताई इस प्रकार से नहीं करेंगे, वो ऐसे करेंगे ताकि पानी रुक रुक करके क्या हो इरिगेशन हो। ये हो गया। कहता है ओवर ग्रेजिंग, तो अभी बताया तो ओवर ग्रेजिंग कैसे होता है, किस प्रकार से इफेक्ट डालता है सॉइल इरोजन पे, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए जितना हो सके। उसको क्या होना चाहिए तो ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल करेंगे, एक ही खेत में नहीं चरा करके दूसरे जगह पे जानवरों को चराने के लिए, एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाया जाए। रॉक डैम, अब क्या होता है कि देखते होंगे अक्सर ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो ब्रिज के साइड में जहाँ पे ब्रिज बनता है, कहीं पे नदी है, नदी के साइड में ब्रिज बन गया, पुल, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ब्रिज बनता है तो जो रोड है नदी के साइड में दोनों तरफ से पत्थर जो है रॉक है उसको लगा देते हैं, पक्की कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन नहीं हो, कि नदी के साइड में यदि नहीं करेंगे तो वहाँ पर सॉइल इरोजन होगा, पुल क्या होगा, पुल फिर पीछे गिर जाएगा। और क्या करते हैं, या तो कहीं पर देखे होंगे डैम वगैरह गए होंगे, बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, तो डैम का जो बांध बनता है ऐसे करके, तो उसको ये साइड में पूरा पत्थर का लगा देते हैं, किस लिए, ताकि पानी का स्लोप से बढ़े नहीं और जो बांध बना हुआ कमजोर नहीं हो, सॉइल इरोजन नहीं हो। ये हो गया रॉक डैम। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, एरिड रीजन में, एरिड रीजन में डिजर्टी जो एरिया है, डिजर्ट एरिया जो है वहाँ पे क्या करते हैं कि शेल्टर बेल्ट प्लांट करते हैं, ताकि जो वाटर का जो विंड का मूवमेंट है वो स्पीड विंड का स्लो ऑफ हो जाए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट करते किया है। अब क्या होता है कि रो वाइज प्लांट लगाना, रो वाइज प्लांट लगाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। अब यहाँ से हवा आएगा, विंड का डायरेक्शन होगा, यहाँ पर प्लांट इसको हवा को स्पीड को कम कर देगा, इसके बीच वाला जो लैंड से जो सॉइल
मूवमेंट होगा विंड के कारण वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि विंड जो है उसका स्पीड स्लो डाउन हो गया। फिर यहाँ से फिर इस प्रकार से जो रो वाइज प्लांट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांटिंग शेल्टर बेड। इस प्रकार से हो गया। फिर कहता है लीगल बेडिंग और जमीन कल्टीवेशन। इस पर लीगल बेडिंग करना बहुत ही जरूरी है। कारण क्या जरूरी होने का, क्योंकि लीगल बेडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मतलब जो ट्राइबल ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि जंगलों की कटाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट समाप्त कर रहे हैं, जिसके कारण सरफेस रन ऑफ क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसको बैन करना बहुत जरूरी है। फिर कहता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। कहता है कि दो क्रॉप के बीच में तीसरा क्रॉप ग्रो कर देना, उसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस प्रकार से ये सब मेथड से इसके काम हम चेक कर सकते हैं सॉइल इरोजन के कारण लैंड कंजर्वेशन का। एक और पॉइंट आता है मल्चिंग। तो ये मल्चिंग का मतलब क्या होगा कि हर एक एरिया में प्लांट्स लगाना। अब प्लांट्स लगाने के कारण क्या होगा कि उसका जो वाटर सरफेस रन ऑफ को रोकेगा। प्लांट्स लगाएंगे तो उसी हम बोल दिया यहाँ पर एफोरेस्टेशन कि जो लीव्स गिरेंगे, उसके पत्ते गिरेंगे जमीन पे, तो वहाँ से क्या होगा, वाटर जो सरफेस रन ऑफ है वाटर का वो कम हो जाएगा और वो क्या होगा, पानी को ऑब्जर्व कर लेगा लैंड। तो ये सब मेथड से जहाँ पर हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें ताकि और लोग भी इसका जो है कि फायदा ले सकें। ओके, थैंक यू।